एकदम सिंपल भाषा में ट्रॉमा क्या है? Trauma matlab we got affected by something that we experienced in our childhood. It can be as bad as sexual abuse, domestic violence, या it can be in your school आप bully हुए. Parents कहते हैं harsh parenting practices ही होनी चाहिए. जी थप्पड़ लगाने में क्या बुराई है, हमने भी थप्पड़ खाए हैं. ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अभी डे टू डे में कर रहा हूँगा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से ट्रिगर हो रहा है? देखो जो हमेशा हमारी गलतियां निकालता है, तुम हमेशा ऐसे करते हो, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी. अगर आपने ये वर्ड्स अपनी लाइफ में सुने हैं तो चांसेस हैं कि जब आपसे अब कोई गलती हो जाती है तो वो सिमिलर वर्ड्स आप अपने आप को बोल रहे हैं. बहुत कॉमन पैटर्न आपके एक्सपीरियंस में कुछ है क्या जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से फ्यूचर रिलेशनशिप ऑफ कर देती है? बार बार अग्रेशन आ जाता है क्या? टॉक्सिक पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहे हो क्या? पेरेंट्स में टॉक्सिसिटी थी क्या? अभी एक बहुत सेंसिटिव इंसिडेंट हुआ है अतुल सुभाष का. एक लेटर मैंने अपने बच्चे के बारे में लिखा है विच जो मैं पढ़ा तो मैं काफ़ी टाइम तक सोचा. अभी वो जब बच्चा पढ़ेगा तो आपके हिसाब से उसके फैब्रिक में क्या क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. वेलकम एवरीवन. आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है. आज हम चाहते हैं कि हम इंडिया को ट्रॉमा लिटरेट बनाएं. आज पूरे टाइम हम डीप डाउन करेंगे ट्रॉमा होता क्या है, कैसे होता है, थोड़ा गीक आउट करेंगे. राइट बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ दैट माइट आपको इंटरेस्ट दे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा. ये गेबर मेट एक बहुत फेमस पर्सनालिटी उन्होंने यूट्यूब में कोट किया था कि 100 सोल्जर्स थे. ठीक है, 100 सोल्जर्स थे, वो वॉर में गए. ठीक है, उसमें से जब वॉर ख़त्म हुआ और 100 के 100 वापस आए, वो उनमें से 20 लोग को पीटीएसडी हो गया और 80 लोग को कुछ नहीं हुआ. पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक टाइप का मेंटल इलनेस होता है. तो हमने स्टडी किया, उन्होंने स्टडी किया कि वो 20 लोग को ही क्यों हुआ. एंड उनको पता चला कि वो 20 के 20 का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलेशन था. वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो फ्यूचर में ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं वो कंपाउंड होता है अगर आपके बचपन में ही कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है. एंड इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास आज के बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन. Okay, so I am Ishana. I am first and foremost a parent to 2 kids, and I'm learning with them. And my education is in the field of human development, child development. My specialization is parenting, and I'm trying my best to spread awareness about parenting so that parents are more conscious while raising their children. करेक्ट. आप पेरेंटिंग कोच हैं एंड इसलिए आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड चाइल्डहुड कैसे इश्यूज होते हैं बचपन में उसके बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है. आज हम ट्राई करते हैं इसको ब्रेक डाउन करके इसको सिंप्लीफाई करना ताकि जो भी सुन रहे हैं उनको समझे. ठीक है, सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में ट्रॉमा क्या है? देखो, जो भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं. व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ फायर कर रहे हैं. दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, बट दे आर नॉट डूइंग दिस ऑन देयर ओन. दे आर डूइंग दिस इन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं आपके पेरेंट्स के साथ, एडल्ट्स के साथ, स्कूल में आगे जाकर? तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो जो न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो अब हमारा बेस बनेंगे आगे की लाइफ के लिए, आगे की इंटरेक्शंस के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके थॉट प्रोसेस के लिए. तो ऑफ कोर्स जो आज हम हैं, व्हाट यू आर टुडे, व्हाट आई एम टुडे, इट हैज़ अ बेस फ्रॉम द चाइल्डहुड. एंड अगर कुछ भी हमारे चाइल्डहुड में हुआ हो, ट्रॉमा हम किसे कहते हैं? ट्रॉमा मतलब we got affected by something that we experienced in our childhood. It can be due to a negative experience as bad as sexual abuse, domestic violence जो आपने देखा अपने घर पे या खुद पे देखा, या it can be in your school आप bully हुए. Something that you experienced जिसने आपके जो connections थे उसको affect किया. वो कनेक्शंस अब आपका बेस बन गए. अब आगे की लाइफ में जब आपको सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या सिचुएशंस जहाँ सिमिलर काइंड ऑफ न्यूरॉन्स ट्रिगर हो रहे हैं, वो अफेक्ट होगा आपकी पर्सनालिटी में, वो आएगा. उसी को हम ट्रॉमा कहते हैं. यहाँ पे हम आ जाते हैं जनरेशनल ट्रॉमा, क्योंकि विद जनरेशंस वो आ रहा है. हमारे पेरेंट्स ने कुछ फेस किया, उनके पेरेंट्स ने कुछ फेस किया, तो हर जनरेशन पिछली जनरेशन से अफेक्ट होती आ रही है.
इसलिए शायद हम उसको जेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। इज इट ये जनरेशनल ट्रॉमा जेनेटिक है या इट्स पास डाउन ऑफ एक्सपीरियंस कि मेरे दादाजी मेरे पापा को मारते थे, फॉर एग्जांपल, मारते नहीं थे, बट मैं, इज इट एक्सपीरियंस एंड कल्चर बेस्ड और इज इट जेनेटिक? आई बिलीव इट इज़ बोथ आयुष। ओके ओके, इट इज़ बोथ। देखो, जेनेटिक होता है कहीं ना कहीं, हम लोग अपनी जीन्स से लेके आ रहे हैं पर्सनालिटी। अगर हमारे फादर ज़्यादा शांत हैं तो आप बोलोगे अपने पापा पे गया है, या ये अपनी मम्मी के जैसे बोलता है बिल्कुल, तो जेनेटिक है कहीं ना कहीं, वही चीज़ें हैं। और एक्सपीरियंसेस के साथ भी वो है। नेचर और नर्चर की बात करते हैं ना, तो बच्चे अपने नेचर लेके आए हैं, वो जेनेटिक्स उसके अंदर भी है, लेकिन अब हम उस नेचर को कैसे नर्चर कर रहे हैं, अब हम उस बच्चे की पर्सनालिटी किस एक्सपीरियंसेस से बन रही है। सो इट्स एन अमेलगमेशन, दोनों के साथ चल रहा है वो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं रेडिट में खोल के देख रहा था, ठीक है, मैंने रेडिट में लिखा व्हाट आर साइंस ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है, तो उसमें थोड़े आंसर्स हैं, ठीक है, आप वैलिडेट करिए अपने एक्सपीरियंस से, और हो सके तो इसको सॉल्व कैसे करें वो बताइए। चलिए बोलिए। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, सबसे ज़्यादा अपवोट है 3.9 के, ऑलवेज सेइंग सॉरी, फीलिंग गिल्टी फॉर स्पीकिंग अप। देखो, हाँ, अगर आपको पूरी लाइफ दबाया गया है, हाँ, मे बी यू आर अ गर्ल इन द फैमिली विद सो मेनी बॉयज एंड यू वर सेड दैट तुम्हें नहीं पता। हाँ, एज अ चाइल्ड हमेशा आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो आपको लगा रॉन्ग हो रही हैं, पर जब भी आपने आवाज़ उठाई आपको दबा दिया गया। एंड आप हर बारी यू फील सॉरी बिकॉज आपको सॉरी बहुत ज़्यादा बुलवाया गया। यू हैव बिन टोल्ड दैट यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, ब्लेम बहुत आया है। तो दिस कैन बी अ पैटर्न दैट यू आर फॉलोइंग इवन नाउ। हाउ टू अनडू दिस? अगर मेरे को रिकग्नाइज हो रहा है सुनते वक्त कि हाँ यार मैं तो सॉरी बोलता हूँ, मुझे गलती से भी किसी को हर्ट नहीं करना है, तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस कैरेक्टर फीलिंग? मतलब विल हैव टू गो बैक, हाँ, विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे कौन से एक्सपीरियंस से ये आ रहा है। करेक्ट। तरीके तो बहुत हैं ऐसे। अगर आपने अपना पैटर्न कोई रिकग्नाइज कर रहे हो, आपको हाँ, फील हो रहा है, तो मैं सबको बोलूँगी बहुत तरीके हैं। थेरेपी, आप जाओ तो सही, बात तो करो, खुलेगा। अगर आप खुद नहीं खोल पा रहे हो तो you'll नीड हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प, जिसके लिए थेरेपी है। मेडिटेशन, जब आप शांति में बैठोगे और मेडिटेशन फॉलो करोगे, कितनी तरह की मेडिटेशन है और आजकल कितना यूथ मेडिटेशन की तरफ जा रहा है। आई मीन आई एम सो हैप्पी टू सी दैट, बट दैट्स अ वे ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर। विपासना एंड सो मेनी थिंग्स आर मेकिंग यू फील, तो शायद उस तरफ चले जाओ आप। अनदर थिंग कैन बी, आप एफर्मेशंस शुरू करो, आई एम गुड इनफ, यू स्टार्ट जर्नलिंग। तो कितने तरीके हैं आज, कितने कोर्सेज हैं आज। करेक्ट, यू विल हैव टू डाइव इन। हमारे मतलब पिच नहीं कर रहा, बट हमारे लेवल सुपरमाइंड ऐप एक आई नो है ना, उसमें ये सब है, सब है ना। हाँ, मैंने खुद विपासना किया 2 बार, तो वहाँ से ही हम तीनों फाउंडर्स का जर्नी चालू हुआ था। हमने ये सब डाला एक्टिविटीज़, हम लोग मेंटल टूल्स बोलते हैं, फॉर्मेशन, मेडिटेशन, तो वी हैव दैट। तो आपका स्टेप है कि एक थेरेपी लो, एक्सटर्नल हेल्प, और एक इट कैन बी ईदर यूट्यूब, लेवल सुपरमाइंड, कुछ भी, जहाँ पे भी आपको मिल रहा है ये एफर्मेशन या कुछ, वो चालू करो। दैट कैन हेल्प यू आई सॉल्व फॉर ऑलवेज सेइंग सॉरी वाला सिचुएशन। हाँ, इट्स अ पैटर्न दैट इफ यू सी इट, टू ब्रेक इट, you'll have to dive in. ओके, एक और है इसमें लिखा है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फाइंडिंग समवन परफेक्ट फॉर यू एंड देन सिस्टमैटिकली सैबोटाजिंग इट। काफ़ी इमोशन से लिखा है, 6.8 के अपवर्ड से। बहुत सारे रिलेशनशिप्स, आई थिंक आपको पता है कि अच्छा है, बट आप मैस अप कर देते हो, है ना, और ये साइन ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा में, डू यू वैलिडेट दिस? मतलब हाँ, होता है। क्यों? देखो, when you're sabotaging it again and again, that means there's a pattern that you are following. Maybe you have a tendency of finding faults in the other person. Maybe you have a tendency of picking up those fights जिनका actually कोई meaning नहीं है. Maybe you feel you are not good enough. That's why you start projecting it on the other person. You'll start asking for attention and then you will feel that they are not paying attention to me. तो ये भी बहुत broad है आयुष। आप किस तरह से उस चीज़ को सैबोटाज कर रहे हो? क्या आप टॉक्सिक बना देते हो? क्या आप बहुत पोजेसिव हो जाते हो? क्या आप हिट करने लग जाते हो उस पर्सन को? आपने क्या देखा अपनी पेरेंटिंग में, अपने पीछे से आप क्या लेके आ रहे हो अपने, मैंने कहा ना वो नेटवर्किंग में क्या है, आप किस तरह से सैबोटाज कर रहे हो? बट वो पैटर्न आपको ही देखना पड़ेगा। लेट्स से 2-3 पैटर्न लेते हैं, ठीक है।
बहुत कॉमन पैटर्न आपके एक्सपीरियंस में कुछ है क्या जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से फ्यूचर रिलेशनशिप ऑफ कर देती है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और मतलब क्लाइंट एक्सपीरियंस के हिसाब से, और क्यों हो रहा, हाउ टू कम ओवर इट, व्हाट्स द सोल्यूशन? तो एक सर्कल से एग्जांपल जो मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि 2 है, ठीक है, लड़के का कंप्लेन है कि सुन आई डोंट फील हर्ड एंड सीन, मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्टोन वॉलिंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब कॉन्वर्जेशन, डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन ही नहीं होगा। लड़के का कंप्लेन ही है, लड़की का कंप्लेन है, कंप्लेन करता रहता है, मतलब टॉन्ट है। ये 2 सिचुएशन आई एम प्रिटी श्योर ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से रूट हो रहा होगा, करेक्ट? इन दोनों को क्या सोल्यूशनिंग दे, ये लोग क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो? देखो, when you started you said that I feel that I'm not seen and heard, that I'm not important enough, she does not give me enough credit, or so this may be coming from a place that when they were a child they felt this way. Those feelings are maybe with their parents, maybe they were the middle child. So I have in my family a middle child. I will not take any name, but I've seen people like they were middle child, and the firstborn had 5 years of her life with that parent. I'm not taking any name, but and then the middle child was born, and after that another child was born. तो पहले वाले ने तो अटेंशन भी ले ली एंड वो तो चला गया, थर्ड चाइल्ड तक पेरेंट फिर बिजी हो गया, और समझो वो मिडिल चाइल्ड है, एंड सोचो थर्ड चाइल्ड को अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो पूरा टेंशन चला गया थर्ड पे। फर्स्ट वाले तो ले ही रही है जो अटेंशन ले रहे हैं, अब जो बीच वाला चाइल्ड है, मे बी दैट चाइल्ड विल स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ. And I remember this person telling me that I always felt that I should not be a problem because there are enough problems. So I should always make everyone comfortable. I should not tell anything out loud. Now this person is completely shut. अब वो अपनी प्रॉब्लम बोलते भी हैं तो भारीपन लगता है, निकलती ही नहीं है, मुश्किल लगता है, बाहर ही नहीं आ पा रहा. Maybe it is not what you just said, but when you were asking me for an example, I can clearly see that how this person is now manifesting it in the relationship. Now they might be feeling, they want the attention, but when they get too much attention, they get uncomfortable because they are not used to it. And when they don't get it, they complain about it. Now the person, the boyfriend or the girlfriend that this person will have, they will be very confused. कि ये खुश ही नहीं रहते हैं, मैं अटेंशन देती हूँ तो प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं देती हूँ तो प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कितनी पीछे से आ रही है. So it is inside that person that is being manifested outside in the relationship. तो मान लो ये कोई सुन रहा है, उसको आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, कि हाँ बचपन में प्रायोरिटी नहीं था मैं शायद, इफ आई हैव टू, और उसकी वजह से रिलेशनशिप में अगर मैं एक्स्ट्रा प्रायोरिटी बनता हूँ तो भी मैं रिपेल हो जाता हूँ, अंडर प्रायोरिटी होता है तो कंप्लेन करता हूँ. अगर ये आइडेंटिफाई हो रहा है सुनते वक्त, तो उस इंसान को करना क्या चाहिए ये सुन के? अगर आइडेंटिफाई हो रहा है, हाँ, जो मेरे मन में आता है सबसे पहले, मे बी स्टार्ट राइटिंग एंड जर्नलिंग अबाउट इट सो दैट यू कैन स्टार्ट अनरेवलिंग योर ओन थॉट. ट्रिगर हुआ ना, लाइट हो रहा है ना अंदर, तो उसको यूज करो कि यार हाँ मेरे साथ भी हुआ था, शायद ये मेरे साथ है. ओपन हो जाओ. क्या लिखो? जो मन में आता है. अच्छा. जो मन में आता है. अच्छा. समझो आपके मन में आ रहा है पेरेंट्स डिड दिस, कोई एक्सपीरियंस दिमाग में आ रहा है, वो लिख दो. जर्नलिंग इज हैज टू जस्ट कम इन अ फ्लो. स्टार्ट राइटिंग. 2-3 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इजी हो सोचने के लिए. मतलब कभी कभी क्या हो सकता है ना, ब्लैंक हो जाएगा दिमाग. आई वाज रीडिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा इतना ट्रॉमेटिक हो सकता है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी भी होता है लोगों को. हाँ, अब यहाँ पे जब लॉस ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी होता है तो हिप्नोसिस आता है. अच्छा, हिप्नोसिस. ओके. देखो अंदर जाना ना बहुत मुश्किल है. हाँ. क्योंकि आयुष, ये ना ट्रॉमा के कारण जो हमारी पर्सनालिटी बनती है ना, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनती है. वेरी ब्यूटीफुल. या वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, है ना, वी आर सर्वाइविंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस. सो ये जो प्रोटेक्शन वाली शील्ड है ना, इसके नीचे जाना आसान नहीं है, क्योंकि इतना वो सबकॉन्शियस में दबा दिया है. तो जब आप अंदर जाओगे ना तो डिफ़िकल्ट इमोशंस आएंगे बाहर. अब वो डिफ़िकल्ट इमोशंस जो बाहर आ रहे हैं, यू माइट फील वेरी अनकंफर्टेबल, स्कैर्ड, फियर. ऐसा लगेगा कि अभी तक तो मैं ठीक था, अब क्या हो गया. ऐसा लग रहा था अब ट्रॉमा सारा अफेक्ट कर रहा है क्या मुझे, कि सब कुछ अब बाहर आ रहा है. बट जो इतना अंदर है, जब वो बाहर निकलेगा अनकंफर्टेबल होगा, बट वो निकलेगा बाहर, पर्जिंग बोलते हैं उसको, तो आप क्लीन होना शुरू हो जाओगे.
तो इसलिए वो अंदर से निकालना पड़ेगा। सो ये पर्जिंग जो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, ये अगर मैं कुछ नहीं करूँगा अपने आप एक दिन होना ही है किसी ना किसी फॉर्म से। अगर आप नहीं दबाते रहोगे तो ओके लेट्स, अगर हाउ कैन आई एक्सेलरेट पर्जिंग, मतलब कैसे मैं इंश्योर करूँ कि ये जल्दी हो क्लीनली? by feeling your feelings and not avoiding them, and that's what we are calling emotionally numb और emotionally strong लोगों में जो फ़र्क आप कह रहे थे बच्चों में। So sorry for the interruption, but 94.3% of you are regular viewers of this podcast and haven't yet hit the subscribe button. Can I please request you to hit subscribe? जो इमोशनली नम होगा, आई एम गेसिंग उसको पता ही नहीं फील करना क्या होता है। आई एम बायस है मेरा, मुझे मालूम नहीं, आई एम जस्ट एम्पथाइजिंग। हाउ एन इमोशनल नम पर्सन विल नो कि he has started feeling, मतलब what are some signs कि वो लिख पाएगा, लेबल कर पाएगा? How do I know कि I am good at feeling? When you are able to understand and recognize what you are feeling. लेबल करना होता है कि आई एम फीलिंग अपसेट, है ना। हम लेबलिंग को ऐसे बोलते हैं कि अपने बच्चों को बोलो यू आर फीलिंग अपसेट, यू फीलिंग एंग्री बेटा, यू फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज़ डिसअपॉइंटमेंट। जब हम बड़े हो जाते हैं तो शायद हम लोगों को वो फीलिंग्स का वर्ड्स ऐसे नहीं आ रहे होंगे, पर क्या जब आप कुछ फील करते हो तो आप रिकग्नाइज करते हो कि यार जब मुझे कोई इस तरह से बोलता है ना तो मेरे को ट्रिगर होता है, इसलिए मेरे को ये फीलिंग होती है, इंस्टेड ऑफ सेइंग जब तुम इस तरह से बोलते हो ना ये तुम्हारे कारण मुझे ट्रिगर होता है। That's the difference between an aware person and a non-aware person. So when I have been both these people, I have been a person who would just blame others. I still remember when I was in my spiritual counseling बहुत साल पहले, and this is the first time I'm talking like this about my life, but I was talking about how my husband does this, does that, does this, does that. And that person was so patiently listening to me, and I was like this because of him. And then that person asked me one thing, and then after listening to me, and then what do you do? And you won't believe, when I started telling what I do, I realized I'm doing exactly the same things. And that is when I started getting aware of my pattern कि मैं क्या कर रही हूँ। हमें उनको ब्लेम करने की जगह खुद के अंदर जाना है कि कहीं मैं ही तो नहीं ट्रिगर कर रही हूँ, या उनका जो वो कर रहे हो एक्चुअली नॉर्मल हो, मेरे अंदर ट्रिगर बैठा है। हमारे अंदर ट्रिगर बैठा है ना। अगर मुझे यहाँ पेन है और कोई मुझे यहाँ टच करता है और मैं कहूँगी आउच, तो मैं क्या बोलूँगी, आपने टच किया इसलिए हुआ। करेक्ट। मेरे अंदर वो पेन था, मैं सॉर हूँ यहाँ से, आपको कोई टच करेगा वहाँ पे पेन नहीं होगा ना। तो फिर मुझे देखना है कि मुझे पेन क्यों हो रहा है। सबके ट्रिगर्स भी तो डिफरेंट है आयुष। किसी को स्टेज पे जाने में बहुत डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। किसी को कोई कह दे कि आप इतने इमोशनल क्यों हो, तो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनको बोला जाता है शायद कि रोना बंद करो, हमेशा रोते रहते हो, तो कोई उनको इस तरह से बोले। देखो सबके एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट ट्रिगर्स हैं। हर ट्रिगर सबको ट्रिगर नहीं कर रहा है, वो आपको कर रहा है, आपको ढूंढना है। द इमोशनल नम पर्सन अगर ये फिगर आउट कर पाए कि पेन मसल में था ना कि टच पे, आई थिंक दैट्स अ साइन कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनली अवेयर हो रहा है। करेक्ट। So that's the signal. Yes. अगर कुछ मैं ज़्यादा ही कंप्लेन करता हूँ बाकियों के बारे में और मेरे को रिकग्नाइज हो रहा है शायद मैं इमोशनली नम हूँ, बट विद प्रैक्टिस ऑफ थेरेपी, जर्नलिंग, मैं बोल पाऊँ कि शायद इसके एक्शन से मुझे ये फील हो रहा है, बट मुझे ये फील मेरे वजह से ही हो रहा है। तो दिस इज़ अ साइन कि आई एम इम्प्रूविंग इन माई जर्नी। हैव आई समराइज्ड इट वेल? मान लो मैं ये पॉडकास्ट सुन रहा था, हाँ, मेरे को सिग्नल आया शायद मैं इमोशनली नम हूँ, हाँ, ठीक है, एंड आपने जो भी बोला कि थेरेपी लो, वेलनेस एक्टिविटीज़ करो, ठीक है, एंड देन आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि आई रिकग्नाइज कि ये जो इमोशन मुझे फील हो रहा है वो मेरे इंटरनल ट्रिगर्स की वजह से हो रहा है। बाहर वाला इंड्यूस कर सकता है, बट वो एक्सपीरियंस मेरे अंदर ही है, मतलब उसका रूट कॉज ऑफ पेन भी अंदर ही है। तो दिस इज़ अ साइन कि मैं इमोशनली नम से इमोशनली अवेयर हो रहे हैं। बिल्कुल। Okay, और this is आपने the- एक वर्ड बोला था, कंप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैं सबकी कंप्लेन, ज़्यादातर जो चीज़ें हमें दूसरों में परेशान करती हैं ना, वो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हमें उनसे परेशानी होती है, इसलिए वो हमारे ट्रिगर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है यार ये कितना कंप्लेंट करता है ना, तो शायद आप अंदर से करते हैं। इसको तोड़ते हैं ना, क्योंकि ये जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल लिया कि ये जो मेरी फ्रेंड है फीमेल,
और ये जो मेरा फ्रेंड है मेल, ये बोल रहा है कि आई डोंट फील हर्ड एंड सीन। इसके बचपन में कुछ हुआ होगा जहाँ पे ही डिडंट फील इम्पोर्टेंट, एंड ये बोल रही है कि कंप्लेन ही करता रहता है, हाँ इसको कुछ भी खुशी नहीं है। इसका जर्नी थोड़ा जूम इन करते हैं, इसके बचपन में पोटेंशियली ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या क्वेश्चन इसको अपने आप से पूछना चाहिए। देखो अब यहाँ पे ये पर्सन के पास चॉइस है। अब ये क्या हो सकता है ये पर्सन सच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी है, शायद इन्होंने ही अट्रैक्ट करी हो, शायद इनकी लाइफ में ये टॉक्सिक रिलेशनशिप कार्मिक हो, इनको यहाँ से क्लियर करके अपना कार्मा आगे बढ़ना है। अब इनके लिए ये क्यों आया रिलेशनशिप, कैन बी मेनी रीजंस, लेकिन अभी इनके साथ कैसे डील करते हैं ये डिपेंड करता है कि हाउ अवेयर दैट पर्सन इज। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन कैन बी अ पर्सन हु विल जस्ट से ये बिल्कुल नहीं समझता, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, इसने बस ये किया हुआ है। ये एक तरीका जो हम सब अभी डिफाइन कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द थेरेपिस्ट की, ऐसी बात कर रहे हैं। अनदर वे, अगर ये पर्सन अवेयर होना शुरू हो जाए तो ये पता है अवेयरनेस इतना ब्यूटिफुल है कि सिर्फ आप अपने लिए अवेयर नहीं होते हो, आपको दूसरों के पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं, आप कंपैशनेट हो जाते हो। So maybe this person, if this person takes a journey of that sort, then this person will change the way this person talks about her husband. So maybe they will start saying that, यार उनकी life भी tough रही है. Actually, he has always gone through this. That's why he's like this. I can understand his pattern, but then it affects me because I have my own journey. You will see that the way this person will talk will change, and instead of behaving like this, they will maybe start either understanding and helping that person, or maybe understand that this is affecting me too much, and I understand that maybe this may be coming from this pattern, but now I need to have my own boundaries. अब ये because इतनी तरह की situations ये आप जो बता रहे हैं वो जा सकती हैं, but this is how I understand. way है ये यहाँ तक इवॉल्व करना कि कोहेजन ऑफ हसड, मतलब सबके लाइफ में कुछ कुछ चल रहा है, we need to have our own pathway. ठीक है, मोस्ट ट्रिगर्स क्या होंगे इनके बचपन में कि ऐसा फील हो रहा है इनको, या क्या फील हो रहा है इनको कि कुछ भी फीडबैक ही लेना नहीं आता या कुछ भी लेना नहीं आता, तो ऐसा देखो कंप्लेन। हाँ, कभी कभी ना फीडबैक नहीं लेना आता, क्रिटिसिज्म नहीं लेना आता। जब हम बोलते हैं, कितनी बार ऐसे एडल्ट्स होते हैं जिनको बचपन में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ गई होती है अपनी फैमिली की, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की। ऐसे लोग तो बहुत मतलब स्टर्न हो जाते हैं अपने आप को लेके, दे आर वेरी रिजिड, they will not want to change. Actually they needed love, they were not given the love, and today they have blocked that part of themselves that can be vulnerable, because when they're vulnerable they need love, and they're scared of being vulnerable, Ayush. तो शायद वो जगह से वो आ रहे हैं। जब भी आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो इतनी डाइवर्स जगहों से आ सकते हैं कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे सकती हूँ। करेक्ट, बहुत सारे रूट कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे। I hear you. जैसे आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये बिगनिंग में दिया था गेबोर मैट का, जिसके अंदर आपने कहा 20 पीपल वर इन दैट सिचुएशन, 100 वर देयर एंड 20 वापस आए 100 के 100, 20 लोग को पीटीएसडी हो गया, 80 को हुआ ही नहीं। हाँ, सेम सिचुएशन बट 20 लोग अफेक्ट हो गए, 80 को कुछ नहीं हुआ। 20 को क्यों? क्योंकि ट्रॉमा इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, नॉट एवरीवन हु गोज थ्रू द सेम सिचुएशन विल एक्सपीरियंस इट इन द डिफरेंट वे। तो एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है हाउ यू एक्सपीरियंस्ड इट, दैट बिकम्स अ ट्रॉमा। करेक्ट। इसलिए वो डिफरेंट वेज में हो सकता है। एक सिचुएशन से A+B+C ही बनेगा हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पर्सनालिटी एंड नेचर वाला पार्ट आ जाता है। तो नेचर एंड नर्चर आर गोइंग टुगेदर। हम बोलते हैं ट्विन्स हैं, कितने अलग हैं, इनके भी तो सेम एक्सपीरियंसेस थे। पहली बात तो एक्सपीरियंसेस ट्विन्स के भी सेम नहीं होते। हाँ, मैं ट्विन हूँ बाय द वे। हाँ, हाँ, so maybe you both may be so different. Yeah, we are. Yeah. So when you are different, for example, in the same situation, when we are talking about twins, can we talk about that for a minute? Yeah, for sure. So when we are talking about twins and they have gone through the same kind of parenting, पर उनकी पर्सनालिटी एकदम अलग है। पहली बात उनका नेचर अलग है, दूसरी बात उनका नर्चर में पता है कैसे चेंज होगा। मे बी वन वॉज मोर यस चाइल्ड, सो ये बात सुन लेता है, ये बहुत तंग करता है, करेक्ट, ये इसको हर चीज़ वही चाहिए जो इसको चाहिए, मतलब इसने मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान किया, इसलिए तो ईजी था मेरे लिए। या फिर कभी कभी हम यही कंपेयर करते रहते हैं यार कि तुम क्यों नहीं बैठते हो, देखो ये बैठ जाता है, तुम क्यों नहीं सुनते हो, देखो ये सुन लेता है, इसको हॉस्टल भेज दो, शायद एक को हॉस्टल भेज भी दिया हो। इतनी चीज़ें, अब दोनों बच्चों की सेम घर में सेम पेरेंट्स के साथ पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट है, काफी अलग होता है। Yeah, for sure. I so mean, you can't say A+B is C. Correct. Very interesting. Very interesting. एक
आउट ऑफ थिंग ट्विंस का मैं पढ़ रहा था कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं पेरेंट्स के पास, तो एवोल्यूशन या कुछ भी नेचर का रूल होता है कि दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट, ताकि कंपटीशन ऑफ रिसोर्स ना हो जाए। अगर कोई अटेंशन ज़्यादा ले रहा है तो दूसरा वाला अटेंशन कम लेने का ट्राई करेगा। कोई रेबल है तो कोई सबमिसिव होगा, ताकि नेट एवरेज आउट हो जाए पेरेंट्स का। कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग थियरी था, विल गो इनटू दैट। और भी है इसमें बोल रहे साइंस ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा में हाइपर एक्टिविटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हाँ। और मैं फिर से गिबॉर्मेट के पास जाना चाहूँगी। I have read this beautiful book, The Scattered Minds. It's on ADHD. So ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Syndrome. है ना? Disorder. He has beautifully written that when children go through either trauma or they go through a parent who's absent emotionally for them, they are not able to emotionally attune to a parent in their early years. He especially focuses on the first 2 to 3 years. When that happens, these children will start having symptoms of ADHD in them. They will start, you will see that they have inattentiveness, they are not able to sit at one place, they seem to be more hyperactive. So can you imagine when you say it, it makes sense to me. शायद एक टाइम पे a few years back मैं शायद ये बोलती कि नहीं hyperactivity genetic है genetic आयुष, लेकिन environmental भी है। ये सिर्फ मैंने उनकी बुक पढ़ी तो मैं कहती हूँ ना, नॉलेज अंदर होती है, लाइट होती है। तो जब मैंने वो पढ़ा ना, आई कुड एक्चुअली रिलेट विद इट, विद माई एक्सपीरियंसेस, विद माई एल्डर वंस एक्सपीरियंसेस. एज आई सेड, आई वॉज नॉट द सेम पर्सन and I do see those things in him. And I have realized that whenever I emotionally attune with him, he mellows down. वो ठहर जाता है. मान लो आई कैन ऑब्जर्व कि मेरे को हाइपर एक्टिविटी है, एंड लेट्स से मेरे को समझ में आ रहा है कि बचपन में मेरे को वो टच और इमोशनल सेफ्टी नहीं मिला, स्पेशली इन एज ऑफ 1 to 3 फॉर एग्जांपल. अभी मैं क्या करूँ तो टैकल दिस? देखो, अगर आपको हाइपर एक्टिविटी है, अगर आपको लगता है कि मैं एक तरफ अटेंशन नहीं पे कर पाता, तो अपने आप को समझो और हाइपर एक्टिविटी को कैसे डील करते हैं उसके बारे में सीखो, समझो. जितना मुझे समझ आता है ADHD के बारे में, मुझे ये समझ आता है कि वील हैव टू प्रैक्टिस पेइंग अटेंशन, वील हैव टू नॉट बी सो हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, वील हैव टू एक्सेप्ट अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद इट. तो हमें अपनी एंड थेरेपी ले सकते हो टू अंडरस्टैंड किस तरह के आपके पैटर्न्स हैं. अपने पुराने पैटर्न्स को जितना रिकग्नाइज करोगे, जितने दबे होते हैं ना ये चीज़ें, जो हाइपर एक्टिविटी कहाँ से आ रही है, ये फीलिंग्स, ये सब कहाँ से आ रहा है, जितना दबा हुआ है हमारी अवेयरनेस में नहीं है ना, उतना इनकी पावर है हमारे ऊपर. अगर आपने इनको देख लिया और रिकग्नाइज कर लिया, ये एकदम से ऊपर ज़रूर आएगा, अनकम्फर्टेबल ज़रूर लगेगा, बट इनकी पावर कम हो जाएगी और आपकी बढ़ जाएगी. सो टेक दैट पावर back by putting a torch on the root cause fundamentally. Yeah. Okay. And it will be uncomfortable Okay. because it will come up What purging. to do? Let's say मुझे ऐसा recognize हो रहा है कि हाइपर एक्टिविटी का एग्जांपल लेते हैं कि इनफ टच नहीं मिला फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अरे यार मेरे को ही क्यों यार इतने सबको मिला, मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाई मी? So what should I do at that point? How do I navigate this uncomfortable situation? What should I do at that moment? मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताती हाँ. हूँ. Sometimes you will find no solution because that's the time to not find any solution. That's the time, that's why we call it a journey. आप जैसे फील करना शुरू करोगे कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो सबसे पहले वो stages of grief, तो उसी को ले लो यहाँ पे कि स्टेजेस ऑफ ग्रीफ मतलब सबसे पहले तो आपको दिखेगा ओके, फिर आप शायद डिनाई कर दोगे नहीं है, फिर शायद आपको दिखेगा कि हाँ नहीं है, एक्सेप्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा आपको, है ना. फिर धीरे धीरे आप उससे बाहर निकलोगे और करोगे. तो ये भी स्टेजेस आएंगी जब भी आपके ऊपर वो इमोशंस आएंगे. कैसे डील करना है? फील योर इमोशंस, डू नॉट डू द सेम थिंग अगेन टू योर सेल्फ. फिर से मत दबाओ. इसका डिफरेंस क्या है? कैसे पता लगेगा आप दबा रहे हो कि आप फील कर रहे हो? is one thing, whenever you're feeling emotions, you don't stop. अगर आप let it out in any way possible. रो. आप मेडिटेट करते हो, आपको रोना आ रहा है, don't stop. मैं होपोनोपोनो करती हूँ, इट्स प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. कभी कभी मैं वो करती हूँ, करते करते रोना आता है. हमें स्पेशली बोला जाता है रोना नहीं रोकना.
क्योंकि दैट इज़ द वे इट इज़ गोइंग आउट. निकलेगा तो आपको रिलीफ फील होगा. लगता नहीं है बेटर होने के बाद? कितनी बार कितनी चीज़ों के साथ हम डील कर रहे होते हैं, शायद 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद रोते हैं, फूट के रोते हैं, तब जाके निकलता है वो. तब आपने फीलिंग फील किया. अभी तक आप शायद रोक रहे थे, नहीं सब ठीक है, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ. सच्ची कितने अनकंफर्टेबल हैं हम ये बोलने के लिए कि मैं ठीक नहीं हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है, मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, जैसे एसिडिटी जैसा हो सकता है. आई डोंट नो, एसिडिटी नहीं होगा, किसी वो फिजिकली हो सकता है, आप ठीक बोल रहे हैं, फिजिकली है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक सर्ज ऑफ एनर्जी होता है. लेट्स सर्ज ऑफ एनर्जी. एंड मैं उस समय ऐसा करता हूँ कि ये भी ठीक है, ये भी बदल जाएगा, व्हिच आई लर्न फ्रॉम विपासना. ठीक है, एक्सेप्ट इट्स ट्रांजिटरी. ब्यूटीफुल लर्निंग है ना. तो वो जब भी वो आता है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ ब्रेक ऑन इट, आई से टू माई सेल्फ कि ये भी ठीक है. सो यू आर नॉट ब्लॉकिंग इट. हाँ, एंड ये भी बदल जाएगा, इसलिए वो निकल रहा है. करेक्ट. एंड वो फील होता है जैसे बलून से हवा निकलता है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस. आई अंडरस्टैंड इट एंड आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, इफ दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट, दे विल अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इट्स सो हार्ड टू पुट इट इनटू वर्ड्स. मैं पता है क्या समझती हूँ, वो जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, आई कॉल इट इमोशनल पेन. फिजिकल पेन होती है, दर्द होता है ना, तो जब आपको इमोशनल पेन होती है ना, आपको लिटरली पेन ही फील होती है, वो इट्स पेनफुल. उसको एक्सपीरियंस करना, उसमें से निकलना मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. वो ही करना है. और कैसे करना है? जैसे आपने बोला, ये भी ठीक है, ये भी बदल जाएगा. नथिंग स्टेज, दिस विल पास, दिस टू शैल पास. रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है. देयर आर टाइम्स आई हैव हैड, अब मेरे 2 बच्चे हुए हैं, बड़ा कुछ देखा है मैंने, पोस्टपार्टम पता नहीं क्या क्या हो जाता है, हॉर्मोन्स. सो देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव फेल्ट कि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, टू मच नेगेटिविटी इनसाइड मी, मुझे निकालनी है और मैं रो रही हूँ. एंड आई हैव seen myself in front of the mirror, and I'm talking about this for the first time. It's amazing, but when I look at myself in front of the mirror and I'm crying, I have tears, like my eyes are red and I'm crying, and I'm still smiling. While I'm crying, I have learned to smile and tell myself, पता नहीं क्या निकल रहा है, बहुत कुछ निकल रहा है, थैंक यू निकालने के लिए, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर निकल जाएगा, बेटर फील होगा, बेटर हो रहा है. It's how you experience it. यहाँ तक भी पहुँचने में बहुत टाइम लगा है और अभी आगे भी बहुत जाना है. आई एम नोवेयर, बट कैन वी सी इट लाइक दैट? करेक्ट. इट्स फॉर श्योर अ फिजिकल एक्सपीरियंस. आप में बिल्कुल टीयर में मैनिफेस्ट होता है, थोड़े लोगों में अलग अलग वे से होता है, बट यू विल नो एट इट्स कोर, यू विल नो कि कुछ तो अग्रेशन, कुछ तो निकल रहा है. अग्रेशन में आ सकता है. हम बोलते हैं ना, जोर से चिल्लाओ, पिल्लों के अंदर ऐसे करो, यू विल हैव टू लेट इट आउट. बात ये है कि वो लेट आउट करने में हाउ आर यू एज अब देखो, ये भी आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन है. सो व्हेन यू फील ऑल दीज फीलिंग्स एंड इमोशन, डू यू स्टार्ट पुटिंग इट आउट देयर ऑन पीपल? तो आप अग्रेशन आपके अंदर आ रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो भी आपके मन में आ रहा है, कंप्लेंट्स आ रही हैं. क्योंकि पर्जिंग में क्या होता है, कभी कभी आपको लगेगा जो 4 साल पहले आपके साथ हुआ था ना, अभी तक तो आप ठीक थे, अब वो अफेक्ट करने लग गया है मुझे, क्योंकि वो पर्जिंग हो रही है. अब वो अफेक्ट कर रहा है, तो क्या आप उस चीज़ के कारण सब पे गुस्सा करने लग जाओगे? Will you start making other people's life hard around you? Or will you take it as an experience, regulate yourself? For example, there are times I would just feel like shouting at someone, my children, my health, my husband, my family, or maybe even myself. Sometimes I want to be hard on myself. So do I start doing that, or do I talk to myself in a way कि इशना, अभी you're not having a great day, अभी बहुत कुछ चल रहा है अंदर, ये this is a hard day for you, this is a hard time. अभी मे बी कुछ आप अभी जो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो फिर से मेडिटेशन करना शुरू किया ना, पर्जिंग हो रहा है इशना, क्लियरिंग हो रहा है इशना, अभी चुप कर जा, अभी कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है, चुप कर जा. देयर आर टाइम्स आई वुड जस्ट स्टार्ट सेइंग समथिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, आई विल स्टॉप माई सेल्फ, कुछ ठीक नहीं निकल रहा है. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस. करेक्ट. वेरी वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग दैट. व्हाट आई हियर यू से इज कि पर्जिंग तो होगा, उसका कोलैटरल डैमेज, अगर आप उसको कंट्रोल्ड सेफ स्पेस में उसको डील ना करो तो गलत जगह निकलेगा. निकलना तो है, मतलब मे बी यू माइट शाउट एट हेल्प, और मे बी यू विल वर्सन योर सिचुएशन. आपका हीलिंग का, इट्स कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली. हीलिंग का जर्नी मुश्किल हो जाएगा. करेक्ट. ये भी तो आपके ऊपर है. करेक्ट. आई मीन आजकल बहुत सारे
यूट्यूब में वायरल होते हैं सेल्स साइड में वीडियो कि मैनेजर अपने टीम को चिल्ला रहा है, ठीक है, कि बहुत ही इज डूइंग हिज धर्मा बट इनसेंसिटिव वे ऑफ डूइंग धर्मा व्हिच इज बुलिंग पीपल, है ना. अगर वो खुद का थेरेपी ले या खुद को पर्च करे तो मे बी वो वैसे बिहेव नहीं करेगा उस मीटिंग में. ही विल पॉज, ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली एंड उसको जॉब नहीं जाना पड़े, मतलब उसका जॉब चला गया, है ना. सोशल बेइज्जती तो हुआ ही. जॉब चला गया. आप कितना टॉक्सिक अपने आप, मतलब कितना डिफ़िकल्ट है. हमें लगता है कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर सफरिंग बहुत इंटरनल होती है. उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता वो कितना सफ़र कर रहे हैं, फिर वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा. करेक्ट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एक मैं डाइवर्जन ले रहा हूँ यहाँ से ट्रॉमा एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर, ठीक है. आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब ट्रॉमा होता है तो कितना हेल्थ बिगड़ता है, कितना सेलुलर लेवल पे इफेक्ट आता है उसको? बहुत बहुत. मैंने लुइस हे की बुक पढ़ी है, हील योर लाइफ. मुझे Yeah, लगता है very good बहुत book. लोगों ने पढ़ी है. Yeah. आप उसमें देखो सब कुछ ही है यार. उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हर एक बॉडी ऑर्गन के लिए आई थिंक उसमें एफर्मेशन. हाँ. और उसके अंदर ये भी है कि आपको अगर कोई डिजीज है हाँ. तो वो किस इमोशनल ट्रॉमा से आई है. शी हैज अ होल लिस्ट ऑफ इट. Do you believe in it? मतलब do you find it? 110% आई डू. Okay, it works. इट वर्क्स. मतलब रिकग्निशन तो मिलती है ना Correct. आपको. अपनी अवेयरनेस की स्टार्टिंग है. दैट बुक वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी टुवर्ड्स अवेयरनेस कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरे कौन से ट्रॉमास है, मैं क्यों फियर. आई हैव अ वेरी फियर बेस्ड ट्रॉमा. मतलब मुझे फियर होता है बहुत जल्दी, तो एटलीस्ट मैं उसको रिकग्नाइज कर पा रही हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है. फिजिकली मैनिफेस्ट तब होगा जब आप उसको देख ही नहीं पाओगे. आयुष, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं कोई भी इस तरह से एक्सपर्ट की तरह ये नहीं बोल रही हूँ. मैं अपनी रीडिंग और अपनी तरफ से बोल रही हूँ. मुझे तो लगता है कैंसर भी जब किसी को होता है तो वो इतना इमोशनल ट्रॉमा से आता है कि गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, शायद उन्होंने ही बोला था ये बात, दैट विमेन हैव मोर कैंसर. या ये मैंने सुना है, क्योंकि कितना दबाया हुआ है उनको. तो कहाँ से मैनिफेस्ट होकर सेल्यूलर लेवल पे आज कैंसर बन के आ जाता है. और मैं तो ये भी मानती हूँ कि अगर आप उस पर वर्क करोगे स्पिरिचुअली तो वो जा भी सकता है. लेकिन ये मैं एज एन एक्सपर्ट नहीं बोल रही हूँ. ये सिर्फ मैं एज अ पर्सन हु इज रिसर्चिंग एंड लर्निंग अबाउट इट बोल रही हूँ. फेयर. मतलब फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस यू डू बिलीव दैट ट्रॉमा को ठीक नहीं करेंगे तो इट विल मैनिफेस्ट एज फिजिकल बीमारी फॉर श्योर. मतलब फॉर श्योर, है ना. फॉर श्योर. Can आपका be- नी पेन, हाँ, आपका नी पेन आपकी ईगो से आता है. सही में. हाँ, मुझे है. अच्छा ठीक है. वाओ. ओके, तो लेट्स से मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि मेरा फिजिकल हेल्थ खराब हुआ है. लेट्स से मैं सुनते सुनते फील किया कि शायद मेरा इमोशनल हेल्थ खराब था इसलिए फिजिकल हेल्थ खराब है. और मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ. मेडिसिन शायद सॉल्व करिए नहीं करिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो भी है मेडिकली. हाँ. मतलब आई रिकॉग्नाइज दैट एस्पेक्ट. मेडिसिन हाँ. भी चाहिए हमको, Correct. हेल्प मिलती है, चाहिए कभी कभी, हम बहुत बार एक्चुअली. करेक्ट. तो व्हाट आई हियर यू से इज कि मेडिसिन के साथ एक थेरेपी भी लो ऑन द इमोशनल साइड. मे बी डेल्टा ऑफ रिकवरी, मतलब टाइम टू रिकवर फास्ट हो जाए. हाँ, देखो सिंपल एज आप कैंसर तो बहुत बड़ी बात हो बहुत गई. बड़ी बात है. एसिडिटी ले लो. हाँ. एसिडिटी मतलब हमारा ये चक्रास ही है ना सारे. हमारा सेक्रल चक्रा है, उसके ऊपर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये सारा जाता है एसिडिटी में. यहाँ से फियर है तो आपको दिखेगा, आपको समझ आएगा. इतनी सिंपल फिजिकल एलिमेंट्स भी हमारी यहाँ से ही आती हैं. जब मैंने नी पेन बोला, जैसे मैंने बोला मुझे है, मतलब क्या कि जब मैंने पढ़ा कि ईगो से नी पेन आता है तो एटलीस्ट मैं देख सकती हूँ कि यार मेरे में है ईगो. शायद हम कहते हैं नहीं मेरे में तो कोई ईगो नहीं है. नहीं, मैं ईगो से नहीं बोल रही हूँ, पर शायद है, शायद कहीं है. तो हम उसको अनरेवल करके सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं. सिस्ट है, कितनी चीज़ें हैं. जब आई हैं तो मैं ये नहीं कहती मेडिकली अपने आप को ट्रीट करवाओ, बट इस डायरेक्शन में अगर आप सोचोगे तो शायद आप उसका रूट कॉज क्लियर कर पाओगे. एक सिस्ट है, बार बार आ रही है किसी को, बार बार वो सिस्ट बन जाती है, फिर वो ऑपरेट करवाते हैं, फिर सिस्ट बन जाती है, फिर वो ऑपरेट करवाते हैं, पर वो चीज़ रह जाती है क्योंकि रूट कॉज ही नहीं क्लियर हो रहा ना. मेडिसिन से आप क्लीन कर रहे हो उसको, बट द रूट इज स्टिल देयर. आई थिंक medicine has its own journey. It's very important. Do both. I Yes. mean, Louise Hay, I forgot her Louise name. Hay. Louise Hay, very good book. उसके साथ एक expert therapist के साथ, emotional first therapist, and a doctor. This can be a good combo to solve trauma related disease जो create हो रहे. Yes. Good summary. Yes. Cool. Let's say, ठीक है,
अभी जो बात गई पास्ट में हो गया ट्रॉमा, आई रिकग्नाइज, ठीक है। मुझे लगता है, मेरा बायस है ये, प्लीज करेक्ट मी, कुछ बुरा होता है ना उसको अच्छे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे ट्रॉमा है, मैं उसको फ्यूल या उसको अच्छे से कैसे उससे, हाउ कैन आई यूज़ ट्रॉमा इन अ गुड वे इन लाइफ, हाउ कैन आई मोटिवेट माई सेल्फ टू डू बेटर फॉर सोसाइटी, हाउ कैन आई लेवरेज ट्रॉमा। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस आपने घर पे देखा है और आप वो रियलाइज करते हो और कैसे आपको अफेक्ट किया है, यू कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। ओके, प्रैक्टिकली एज सिंपल एज दैट। अगर आप सोसाइटी के लिए कहते हैं तो कभी कभी बिकॉज आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं उस चीज़ से, आप में वो ड्राइव है क्योंकि आपने देखा है, शायद किसी और को इतना फर्क ना पड़े, कोई सब एक डोमेस्टिक वायलेंस की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पर आपको वो अफेक्ट करती है। या मैं बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा हूँ, मैंने एज अ चाइल्ड बहुत कुछ, नॉट दैट बिग थिंग, पर बुलिंग बहुत देखी थी एक टाइम पे, कंपैरिजन बहुत देखा था, या आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम नॉट गुड इनफ, ये चीज़ें मुझे फील होती थी। तो आज मैं जब बच्चों को देखती हूँ, सिमिलर सिचुएशंस में देखती हूँ, मुझे तो रोना ही आ जाता है। आई फील दोज फीलिंग्स, बट दैट्स माई स्ट्रेंथ, क्योंकि मुझे कंपैशन इतना ज़्यादा है कि मैं उस कंपैशन को उस ड्राइव में चेंज करके, उस ज़ील में चेंज करके आज उस डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। मुझे पता है पेरेंटिंग का कितना इफेक्ट होता है। तो आज जब मैं किसी पेरेंट को एक रील में भी एक बच्चे के साथ ऐसा कुछ करते देखती हूँ जो मुझे लगता है यार दिस इज सो अनकंफर्टेबल टू सी, दैट ब्रिल्स दैट ड्राइव, इधर आई कैन से दिस इज सो रॉन्ग एंड आई कैन स्टार्ट कंप्लेनिंग, और आई कैन यूज दिस एंड जिससे कि अब मेरे पास थैंकफुली ऑन माई इंस्टाग्राम अवेयरनेस स्प्रेड करने का एक टूल है, तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ ना। पर वो फीलिंग आएगी तो ड्राइव आएगी, और वो फीलिंग कैसे आई, एक्सपीरियंस और ट्रॉमा से आई, तो यूज़ कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो PTSD से खुद जाते हैं, क्लीन होते हैं, ठीक होते हैं, फिर उसी में लग जाते हैं काम करने। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो वो समझ सकते हैं वो कोई और समझ सकता है क्या? व्हेन यू हैव गॉन थ्रू इट यू विल बी मोर कंपैशनेट, राइट? सो फंडामेंटली अगर आपको ट्रॉमा को पॉजिटिवली उसका लेवरेज उठाना है या उसको यूज़ करना है, तो फर्स्ट खुद को हील करो। वो तो करना ही पड़ेगा, और वो भी जर्नी है ऐसा। हाँ, खुद को हील करना तो नॉन नेगोशिएबल है। एंड जो से मैसेजेस हैं, जो लर्निंग्स हैं, उसको स्प्रेड करो अपने कम्युनिटी में, व्हाटएवर, इंस्टाग्राम पे या अपने। बिल्कुल। व्हाट एक्सपीरियंसेस टीच यू, नथिंग एल्स कैन टीच यू। I do not say that people who are not parents cannot be parenting experts, but parents who have seen those things themselves. For example, I used to say to parents, be calm, be calm. पर जब मैं खुद पेरेंट बनी और मैंने देखा कि ओ गॉड, ये बी काम बोलना तो बहुत ईजी है, पर जब ये सब हो रहा है आपके अराउंड तो कैसे हो जाता है और कैसे आपके अपने ट्रिगर्स होते हैं, तो मैं पेरेंट्स के साथ कंपैशनेट हो पा रही हूँ ना। तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते इन चीज़ों को? जो आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया, उसको यूज़ करो दूसरों को समझने में, एम्पैथी, कंपैशन, एंड देन हेल्पिंग रियलिस्टिकली। बुक से नहीं, एक्सपीरियंस से भी तो आ रहा है ना, तो वो मर्ज हो गया, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप रेगुलर बेसिस में काफ़ी केसेस देखते होंगे, ठीक है। आई थिंक ट्रॉमा भी, आई थिंक कल्चरल न्यूआंसेस है, ठीक है। हम समझते हैं इंडिया में, स्पेसिफिक टू इंडिया, बेसिस योर एक्सपीरियंस, कौन से ऐसे चीज़ें जो बहुत कॉमन है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो ट्रॉमा ट्रिगरिंग बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है आपके प्रैक्टिस में? देखो, मेरे क्लाइंट्स तो जगह जगह के हैं। हाँ, ओके। सबसे कॉमन, इंडिया का भी बोलूँगी, पर सबसे कॉमन अगर ट्रॉमा में देखती हूँ तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं जो विमेन हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट इन इंडिया ऑल्सो, और हमें लगता है सिर्फ इंडिया में, बहुत जगहों पर है। विमेन को रिप्रेस करने का जो ये कल्चर है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। ये बिकॉज ऑफ विच चिल्ड्रन हैव सीन डोमेस्टिक वायलेंस, सो कॉमन में आई थिंक विमेन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो ट्रॉमा का जो इफ़ेक्ट आता है सबसे ज़्यादा, आयुष, वो आता है कि हमारे पेरेंट्स में बहुत एंग्जाइटी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एक्चुअली हमको लगता है इस जनरेशन में है, क्योंकि इस जनरेशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बातें ज़्यादा हो रही हैं। हम लोग बोले, अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए बोले कि मेरे माई मदर हैज़ एंग्जाइटी, शायद वो मानेंगे भी नहीं, हम ठीक है बिल्कुल। आई हैव हैड पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं, स्पेशली टीनेजर्स के, वो बोलते हैं यार हमारा बच्चा तो ऐसे ही बोलता है कि हमें साइकेट्रिस्ट या हमें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, प्रॉब्लम पता नहीं क्या है आजकल के बच्चों को, बिकॉज वो अवेयर ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि उनको भी उन चीज़ों की ज़रूरत है। सो आई थिंक द मोस्ट things that are affecting this generation or the generation before that is the dysregulation that parents have because of their own traumas. तो आप ये बोल रहे कि मेजॉरिटी केसेस जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं पेरेंटिंग लेड है या पेरेंट का खुद पर्सनल एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है तो फ्लो कर रहे हैं? तो डिड आई समराइज यू? हाँ, पेरेंट्स भी कुछ ट्रॉमा लेके आए हैं पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अब वो डिनायल में है। पेरेंट्स कहते हैं हार्श पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस ही होनी चाहिए। जी थप्पड़ लगाने में क्या बुराई है, हमने भी थप्पड़ खाए हैं। वो मानना ही नहीं चाहते हैं कि उनके थप्पड़ ने उनको अफेक्ट किया। और अगर आज मैं उस पेरेंट को बोलूँ ना आप थप्पड़ मत लगाओ, तो वो बोलेंगे हमसे रुका ही नहीं जाता। उस सिचुएशन में ऐसा हो ही जाता है। मुझे पेरेंट्स कितनी बार आके बोलते हैं कि देखो मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ ना, तो मुझसे रुका ही नहीं जाता, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं हाइपर हो जाती हूँ। समटाइम्स पेरेंट्स कॉन्शियसली टेक दिस डिसीजन हु आर अवेयर ऑफ देयर ओन, आई मीन दैट दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देमसेल्व्स ड्यूरिंग दीज सिचुएशंस। दे विल से कि मैं बच्चे को अपने नहीं पढ़ा सकती, मेरे में नहीं है। जब मैं इन पेरेंट्स से बात करूँगी और इनकी पेरेंटिंग की बात करूँगी तो बोलेंगे हाँ मेरे, आई हैव हैड अ क्लाइंट जो कहते थे कि मेरे माई मॉम यूज टू हिट मी ऑन माई नकल्स विद द स्केल टू मेक मी स्टडी. And today she wants to be a gentle parent. She does not want to do all this with her child. But when she sits down for making her child study, she just cannot help it. She's coming to me because she's not able to regulate herself. तो ट्रॉमा तो देखो इसी तरह से जनरेशन से आ रहा है। अगर ये पेरेंट अब यहाँ ना रुके तो अब ये चाइल्ड भी वही ट्रॉमा लेके जाएगा। करेक्ट, यही तो हमें ब्रेक करना है। करेक्ट। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है? फर्स्ट यहाँ पे दो चीज़ें है ना। वन की वो पेरेंट एजुकेट हो कि the way they got parented might not be the best parenting. First तो accept करो कि आपको जैसे संभाला गया है, भले ही आप लाइफ में अच्छा करो गंदा करो, that might not be the best way of parenting. Second यहाँ पे हो गया, अगर आपके पेरेंट ने आपके साथ ये किया है तो how do you reparent yourself? I mean how do you learn to undo the effect जो आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग की वजह से हुआ? तो इसको ध्यान से देखते हैं। मान लो मैं पेरेंट हूँ और एग्जैक्टली वो क्लाइंट की बात करते हैं आपने जो बोला कि मेरी मम्मी तो हाथ में मारती थी और मेरे को ये इफेक्टिव पेरेंटिंग लगता है कि एंड प्रोडक्ट मैं अच्छी हो गई या अच्छा हो गया। तो यही चीज़ मैं करूँगी तो चांसेस है कि शायद मेरा बच्चा भी बेटर हो जाए, करेक्ट? और मैं रोक भी नहीं पा रही, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, उस मोमेंट में जब मुझे गुस्सा आ रहा है और जब मुझे ये थॉट आ रहा है, मैं ऐसी क्या थॉट प्रोसेस चलाऊँ, क्या क्या एक्टिविटी करूँ कि मैं ये जनरेशनल ट्रॉमा आगे ना बढ़ाऊँ? देखो उस मोमेंट में अगर आपको ये हो रहा है तो उस मोमेंट तो एक ही तरीका है, दैट इज पॉजिंग. Pause. You have to pause. You can pause your actions. You can't even pause your feelings, your thoughts. The only thing that you can pause effectively is your hand. It's practically that is the only thing possible. या एक मिनट रुक जाओ, freeze हो जाओ, ये तो हम कर सकते हैं ना उस situation में. The second thing is we'll have to go inside us. आखिर मैं रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? देखो दो तरह की सिचुएशंस होती हैं. एक पेरेंट होता है जो बोलता है कि मैं सही कर रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ है इसलिए मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ जिससे कि वो आगे जाए. एक पेरेंट होता है कि नहीं यार मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं था और मैं अपने बच्चे के साथ सेम नहीं करना चाहती हूँ. तो पहले तो ए से बी तक आने की ज़रूरत है पेरेंट को. वो अवेयरनेस है उनको कि ये राइट है कि रॉन्ग है. क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज हम डॉक्टर बन गए, हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए ये राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग ही होगी. पर जब हम अंदर जाएंगे ना अपने पैटर्न्स में तो हमें पता लगेगा कि यार कैसे एंग्जाइटी हो जाती है हमें, कैसी कोई सिचुएशन आती है तो हम हाइपर हो जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं. अगर मैं पेरेंट को बोलती हूँ कि आप ना थोड़ा काम हो जाइए और वो कहते हैं मैं हो ही नहीं पाती, तो वो कहाँ से आ रहा है? मतलब आपके ऊपर अपना ही कंट्रोल क्यों नहीं है? आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये अवेयरनेस लानी पड़ती है हमें पेरेंट में. जब अवेयरनेस आएगी दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग. करेक्ट. आप बोल रहे कोलैटरल, भले आप करियर में डॉक्टर बन गए बट एक कोलैटरल डैमेज हुआ है उस पेरेंटिंग का. आपका एंग्जाइटी ऑफ है, इमोशनल रेगुलेशन ऑफ है, मे बी एम्पैथी ऑफ होगा. बिल्कुल बिल्कुल. स्ट्रेस हैंडलिंग काफ़ी इधर. क्योंकि जब हम मार खाते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा देखो सुन लेता है, देखो चुप हो जाता है रोने से, देखो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है. हमें लगता है इमोशनली बच्चे स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं जब हम उन्हें मार रहे हैं. तो पर मैं बिलीव करती हूँ इमोशनली नम बन रहे हैं बच्चे. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स जूम इन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे इंसाइट है. हाउ डू आई नो कि मेरा बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इमोशनली नम बन रहा है? हाउ वुड आई आइडेंटिफाई? देखो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे अपने इमोशन समझेंगे मतलब क्या? दे कैन लेबल इट कि मुझे गुस्सा आ रहा है. देख बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि नम बन रहा है. अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छे से सुनता है, हर बात मेरी मानता है,
लेकिन हो सकता है कि ये बच्चा दब रहा है अंदर से, इसलिए आपकी बात मान रहा है। ये एज अ पेरेंट हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कैसे, क्या सिग्नल इज द चाइल्ड एबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली फ्रीली? When the child feels emotion, is the child able to tell you, or is the child just going in a cocoon जो आपको पता भी नहीं है कि वो cocoon में जा रहा है? तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चे को। हो सकता है कि आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी, आपको और चीज़ें दिखेंगी। सडनली अग्रेशन आ जाता है, वैसे तो बहुत अच्छा, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा बिहेव्ड है, पता नहीं क्या हो जाता है, आजकल क्या हो गया है। कोई ना कोई स्टेज आएगी पढ़ने, या कभी कभी पेरेंट्स मेरे पास आएंगे, एडोलेसेंट पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि क्या होता है ना, जिस तरह की पेरेंटिंग आप चला रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों के लिए वो 10-11 ईयर्स तक इट विल सीम लाइक इट्स वर्किंग, चाइल्ड इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, बट 11-12 पे अ लॉट ऑफ चेंजेस विल हैपन इन द ब्रेन, इन द बॉडी। हमें पता है एडोलेसेंस क्या स्टेज होती है, तब वो चीज़ें बैकफायर करने लग जाती हैं। तो कभी कभी बच्चे, पेरेंट्स हमारे पास आएंगे कि बोलेंगे बच्चा पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट लूज़ कर गया है, या मार्क्स एकदम डाउन जा रहे हैं, या अब स्कूल से कंप्लेन आ रही है कि उसको मतलब गुस्सा आया और उसने किसी को ऐसे कर दिया, तो वो चीज़ें दिखेंगी। तो these are signs for you to understand something is not right, I need to work on this, instead of only blaming the child कि इसमें प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दो। यार ये पेरेंट्स के लिए मेरा बायस है, ये मे बी उनका जो मॉडल ऑफ पेरेंटिंग है, बेंचमार्क ऑफ पेरेंटिंग उनके खुद के पेरेंट्स है। एंड अगर मान लो मैं पेरेंट हूँ और मैं ये देख रहा हूँ, मैं किसको मॉडल बनाऊँ, किसको कॉपी करूँ, कहाँ पे क्या रिसोर्सेज है कि मैं कॉपी कर पाऊँ उनको, एंड ऐसे क्या प्रूफ पॉइंट है कि सॉफ्ट पेरेंटिंग काम करता है? सॉफ्ट पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, नॉट सॉफ्ट पेरेंटिंग बट जेंटल पेरेंटिंग को भी हम ब्रेक डाउन करते हैं पहले तो, कि जेंटल पेरेंटिंग सॉफ्ट पेरेंटिंग नहीं है। सॉफ्ट पेरेंटिंग ने मुझे ही ट्रिगर कर दिया आपको नहीं, बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यही तो रीज़न है कि लोग जेंटल पेरेंटिंग बिलीव नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम सॉफ्ट हो जाएंगे बच्चों के साथ, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट जेंटल पेरेंटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट फर्म पेरेंटिंग। इसका मतलब है कि आपका बच्चा रो रहा है किसी चीज़ के लिए, उसको कुछ चाहिए, तो हम उसको चीज़ें नहीं दे रहे हैं उसको खुश करने के लिए, हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस इमोशन को फील करके, टू लेट गो, गेट ओवर दैट इमोशन, टू डील विद दैट इमोशन विदाउट गेटिंग व्हाट दे वांटेड। वो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए रेजिलिएंट बनने की। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे वो होते हैं जिनको हम इमोशंस फील करने के लिए अलाउ करते हैं विदाउट सॉल्विंग इट। ओके, वो होते हैं। तो हम सॉफ्टली ये नहीं कह रहे बच्चे को रोने मत दो, हमेशा प्यार करो, जो वो मांग रहा है दे दो, बिल्कुल भी नहीं। हम कह रहे हैं कि उसके साथ खड़े हो, दे शुड नो दैट यू आर देयर सेफ स्पेस। एक पेरेंट जो इस तरह से हार्श पेरेंटिंग कर रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा इज द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग अनसेफ। अब वो कहाँ जाए? अब ये फीलिंग ऑफ अनसेफ लेके वो वर्ल्ड में जाएगा, तो कितना अनसेफ फील करेगा वो। अनसेफ फील करने के कारण वो हर छोटी सिचुएशन में वेयर दे विल फील अनसेफ, दे विल बिकम हाइपर एंड दे विल गेट एंग्शियस, विल दे बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस देन? तो ऐसा कौन से आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं क्या? जैसे मैं अगर पेरेंटिंग करूँगा, मैं अपने मम्मी पापा को देखूंगा, या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल या कोई एग्जांपल, कोई मॉडल जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ? देखिए, सिंपल मॉडल जो जेंटल पेरेंटिंग कहती है, मैं कहूँगी अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे करना है, तो अपने आप को अब इक्विप करने लग जाओ, बुक्स रीड करने लग जाओ। देयर आर मेनी बुक्स ऑन पेरेंटिंग, wherever you think there are popular books, start reading. I have written a book on power to the parent. It will give you so much information on how to deal with children without, where's that line, the line between being harsh, between being soft. तो क्या करें? ये इतने सारे questions हैं. Read books, watch these podcasts that talk about. जितना आप aware होगे, आयुष मैं एक और चीज़ मानती हूँ, हमारे अंदर ना ये सारी चीज़ें हैं। जब मैं पर्सनल सेशंस पेरेंट्स के साथ लेती हूँ, बातें करती हूँ, वर्कशॉप्स लेती हूँ, मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं कोई नॉलेज इम्पार्ट कर रही हूँ उनको। मैं बिलीव करती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उससे जो अंदर उनके ऑलरेडी रिसाइड करती है ना नॉलेज, दैट्स गेटिंग लिट। आप जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितनी नॉलेज लोगे ना, आप अवेयर होते जाओगे। अब आप अपने आप आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाएगी। गट फीलिंग एंड इंट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जिस्ट करता है पेरेंट्स में, बट अवेयरनेस एंड एजुकेशन से वो गट फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है। गेट अवेयर एंड देन लिसन टू योरसेल्फ। करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। फंडामेंटली बुक्स पढ़िए, एआई आजकल बहुत सारा परप्लेक्सिटी, जीपीटी में एजुकेट होते रहिए ऑन राइट पेरेंटिंग। देखो, इट्स पेरेंटिंग, मतलब एक्सपीरियंस कैन बी डाइवर्स।
आप ये तो बोल नहीं सकते अगर बच्चा रोता है, इतना रोता है, 5 मिनट रोता है तो ये करो, 15 मिनट रोता है तो ये करो, और एक ऐसे कैसे कर सकते हैं, या इस सिचुएशन में करो। सिचुएशंस आर डाइवर्स। हम तो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट फॉलो कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे समझ आ गया, क्योंकि जब आप सिचुएशन में हो तो आप कोई बुक पढ़ के नहीं आप देख सकते यार ये सिचुएशन में क्या करना था। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। सो अवेयर पेरेंटिंग, इवन मोर देन जेंटल पेरेंटिंग, बी कॉन्शियस अबाउट वॉट यू आर डूइंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि चलो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेंस आया पेरेंटिंग का राइट मॉडल क्या है। थोड़ा सा मैं ये सुनते सुनते अगर ये सोचने लगा कि ओ ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, एंड नाउ आई एम इन द एज ऑफ लेट्स से बिलो 30 बिलो 25, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत अलग हुआ है ना। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं इस सिचुएशन को। अगर मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे बचपन में एग्जैक्टली वही हुआ है जो आप बोल रहे हो, ठीक है, ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो मैं अभी डे टू डे में कर रहा हूँगा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से ट्रिगर हो रहा है? देखो, हो सकता है कि जब भी कोई सिचुएशन नहीं आ जाती है आप हाइपर हो जाते हैं, पेशेंटली नहीं हैंडल कर पाते। ओके, ये हो सकता है। एज सिंपल एज you feel like you are not good enough and you have these limiting thoughts. The way our parents talk to us, adults talk to us, जैसे कोई पेरेंट होता है जो हमेशा हमारी गलतियाँ निकालता है, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम हमेशा इसी तरह से करते हो, तुम क्यों सोचते नहीं हो करने से पहले, गलती तुम कैसे कर सकते हो, ऐसी मिस्टेक तुम कैसे कर सकते हो, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी। अगर आपने ये वर्ड्स अपनी लाइफ में सुने हैं तो चांसेस हैं कि जब आपसे अब कोई गलती हो जाती है तो वो सिमिलर वर्ड्स आप अपने आप को बोल रहे हैं। करेक्ट। तो आप किस तरह से डील करते हैं अपनी मिस्टेक्स के साथ? हाउ हार्ड आर यू ऑन योर सेल्फ? दैट विल टेल यू। अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। बार बार अग्रेशन आ जाता है क्या? रेगुलेट नहीं कर पाते हो क्या? सेम काइंड ऑफ पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहे हो क्या? तो बार बार आप टॉक्सिक पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहे हो क्या? पेरेंट्स में टॉक्सिसिटी थी क्या, या आपका पेरेंट आप ही के साथ टॉक्सिक था क्या? तो उसी तरह से आप कर रहे हो क्या? एक पीपल प्लीजर जैसा फील कर रहे हो क्या? ऐसा लगता है कि आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो इट इज़ अगेन अ वेरी डाइवर्स थिंग, लेकिन अपने पैटर्न्स आपको दिखेंगे। you'll have to be open to it. Sometimes we feel कि नहीं इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ. We have a tendency, including me, including you, everyone, we have a tendency of looking at the outside कि क्यों हम ऐसे हो रहे हैं. But maybe it is inside. Maybe हम ही attract कर रहे हैं, maybe हम ही बार उस pattern में जा रहे हैं. We'll have to see it. And when you'll see it, that will be the first step towards breaking it, which is again a journey. Very interesting. Let's say for people who are in the age of 25 to 30, उनके जो पेरेंट्स उस समय थे इतने जेंटल पेरेंटिंग लिटरेट नहीं थे, तो आई एम गेसिंग अराउंड 50% तो हमारे एज के बच्चों को शायद कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा 100% होगा। चलो थैंक यू, 100%, मेरे को गलत नहीं होना, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा। करेक्ट। देखो हो ही नहीं सकता। आपको लगता है आई एम अ वेरी अवेयर पेरेंट, है ना, मैं तो पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, पढ़ रही हूँ, मेरे 2 बच्चे, तो आपको क्या लगता है मेरे बच्चों को कोई ट्रॉमा नहीं होगा आगे? समथिंग और द अदर वी आर कैरिंग। हमारी भी तो सोल की जर्नी है, हमारी भी तो लाइफ है। आयुष, मैं हमेशा सोचती हूँ दैट आई हैव एन 8-year-old एंड अ 1-year-old. सो व्हेन आई हैड माई फर्स्ट बॉर्न आई वॉज नॉट दिस पर्सन. आई हैव हैड अ लॉन्ग जर्नी ऑफ माई ओन चेंज, माई लाइफ, माई ओन जर्नी ऑफ चलो जो भी है, मैं अवेयर हुई, मैं चेंज हुई. सो दैट टाइम आई वॉज नॉट एज पेशेंट, एज काम. इवन माई रिलेशनशिप्स इन द फैमिली वर नॉट एज स्मूथ एज they are today. मैंने अपने पे काम किया. आज माई सेकेंड बॉर्न हैज़ अ डिफरेंट पेरेंट एक्चुअली. तो अब मेरा फर्स्ट बॉर्न का एक्सपीरियंस, मेरे सेकेंड बॉर्न का एक्सपीरियंस कितना अलग है. कुछ तो ट्रॉमा वो लेके जा ही रहे हैं. एंड आई एम स्टिल इन अ जर्नी. We can never be 100% healed, I believe. We are always in a journey. It's growth भी ऐसे होती रहती है. हमें लगता है हाँ हम बहुत ग्रो हो गए, फिर हमें रियलाइज़ होता है नहीं अभी तो. So that's how the journey is. तो even with my first born, अभी भी मैं अपने पे काम कर रही हूँ, continuously कर रही हूँ. तो आपको क्या लगता है कहीं मैंने पेशेंस लूज नहीं करी, कहीं मैंने कोई रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोले होंगे? हमेशा आई एम गोइंग बाय द बुक. करेक्ट. कुछ ना कुछ तो सब लेके जा रहे हैं. और सोल पर्पस है. सॉरी, नहीं, सोल पर्पस है. मेरा मतलब ये है, जब मैं कभी कभी सोचती हूँ आयुष कि यार मैंने ऐसे क्या, गिल्टी लगता है ना कि यार मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न को ऐसी पेरेंटिंग दी, अब मैं इसको तो आई एम एबल टू डू बेटर जस्टिस.
फिर how do I help myself when I think like that? Firstly, he has also signed up for something when he came here, right? Yeah. He signed up for having me as his mother, having a mother who is going to take that journey of growth. Maybe he helped me in that journey of growth. तो वो हमारा कार्मिक था, Very interesting. उसका कार्मिक अलग है. And I can see that also. You can only see all these things when you start seeing all this, when you start opening your Observing. eyes. Yeah, very interesting. मुझे जानना है कि मान लो आई हियर यू कि कुछ ना कुछ तो चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा ही, है ना? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ बिकॉज लेट्स से इन योर लैंग्वेज सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन हुआ है, हाँ. ठीक है? तो कुछ ना कुछ होगा, तो मोर कंट्रोलेबल होगा कि मैं ध्यान रखूं कि मैं अगर मैं कुछ साइन अप कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है तो मैं उसको अच्छे से हैंडल करूँ, मैं खुद से हैंडल करूँ, ठीक है? मैं खुद को रीपेरेंट कर पाऊँ एज अ किड बड़े होके. एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे बचपन का जो ट्रॉमा क्रिएट होता है, बचपन में कुछ हुआ, व्हेन आई एम लेस देन 12 years 8 years, वहाँ कुछ एक ट्रॉमा हुआ एंड मुझे एक ट्रॉमा हुआ 35 years 20 years 25 years. हाउ दीज टू ट्रॉमास आर डिफरेंट? सबसे पहले जो बचपन में होता है वो हमारी मेमोरी में बहुत अंदर चला जाता है. करेक्ट. 24-25 का आपको याद रहेगा, हाँ. 4-5 का याद नहीं रहेगा. हाँ. और मैंने आपको बताया ना वो प्रोटेक्टिव लेयर जो हम करते हैं, डिफेंस हमारा मैकेनिज्म जिस तरह से वर्क करता है, कभी कभी वो मेमोरी को वाइप आउट करने की कोशिश करता है. हमको नहीं याद रहेगा, जैसे आपने कहा कि हाँ. नहीं याद हो तो वो ज़्यादा डीप डाउन चला जाता है जो हमारे बचपन में होता है. दूसरा, बचपन में न्यूरॉन कनेक्शन बन रहे हैं तो सोचो बेस ही उसी से आ रहा है. 25-26 में तो हमारा बेस बना हुआ है ना, उसके बाद वो न्यूरॉन कनेक्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरफ जा रहे हैं, चेंज होते रहते हैं. जिन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे वो चेंज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, इस तरह से होता है. पर तब तो बन रहा है तो सोचो वो बेस ऑफ दैट ब्रेन इज कैरिंग दैट ट्रॉमा दैट विल बी हार्डर टू रिजॉल्व एंड सॉल्व. हाँ, मतलब अगर जो स्टार्ट में ट्रॉमा आ गया ना वो पूरा लाइफ ही बदल सकता है. मतलब अवेयरनेस भी तो कम होती है ना. आयुष, एक छोटे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट इतना कम है कि अवेयरनेस ही नहीं है, उसको समझ भी नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है. दैट्स व्हाई आई फील सो बैड व्हेन आई लुक एट चिल्ड्रन गोइंग थ्रू इट, बिकॉज they can't see it. helpless. They are completely helpless. They can't make meaning of it, what is happening with them, to them. By 25-26 you can still, your brain is developed enough, but then वो भी depend करता है कि वो trauma पिछले कितना trauma के बाद हुआ. Correct. उसका base क्या है और वो किस तरह से उस trauma को experience करेंगे. Some people like you, again we are going back to the same example, सबने अलग experience किया ना उस trauma को, वो हमारे बेस से आता है. लेकिन बचपन का ट्रॉमा वो बहुत डीप डाउन हो जाता है, तभी तो हम बच्चों पे इतना फोकस कर रहे हैं. यार क्या क्या टूल्स है? मतलब एक आपने हिप्नोसिस बोला, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, आपने उसको बीच में बोला था कि अगर भूल जाते हो तो सेल्फ हिप्नोसिस एक टूल है. और क्या क्या टूल है ये डीप रूटेड एक्सपीरियंसेस का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? देखो, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अगर तो आपकी अवेयरनेस में धीरे धीरे आ जाता है तो आप अगर अपने आप को क्लियर करते जाओगे तो लेयर बाय लेयर क्लियर होगा, आप वहाँ पहुँच जाओगे. मैं हिप्नोसिस की बात ये करती हूँ, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन हिप्नोसिस, आई एम ऑल्सो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. और मैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी बात करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा से नहीं आ रही हैं, आपकी पास्ट के ट्रॉमा से आ रही हैं. दिस बिकम्स अ लिटिल स्पिरिचुअल, लिटिल सोल की बातें होती हैं. नॉट एवरीवन इज एबल टू कनेक्ट टू इट, इसलिए मैं ये बातें कम करती हूँ. लेकिन जस्ट टू गिव अस, थ्रो सम लाइट ऑन इट, माय पॉइंट इज दैट आपकी बहुत पास्ट लाइफ्स रही हैं. आप 50, 100, 200, 300 पता नहीं कितनी पास्ट लाइफ से आ रहे हो. हर पास्ट लाइफ में अगर आपके पास कोई ट्रॉमा हुआ, जैसे आज मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन बचपन में तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ पानी से रिलेटेड, तो मुझे क्यों डर लगता है? तो मे बी आप डूब के मरे थे. मैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में बता रही हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है. तो कुछ चीज़ें ना हम वी आर नॉट एबल टू पुट अ फिंगर ऑन इट. When you are not able to put a finger on it, maybe it's so much deep in our subconscious that with this awareness you're not able to, you'll have to go deeper. So if you're open enough, sometimes hypnosis helps. You will be able to see, clear it there and then and come out, and it's sometimes very instant. very many masters, many lives read करिए, जिसने भी, अरे जिसको बहुत भी अच्छी बुक लगता है वो भी. है अगर वो कनेक्ट कर पा रहे हैं इस बढ़िया बात book से. है वो. हाँ. तो मुझे एक बहुत सेंसिटिव इंसिडेंट हुआ है अतुल सुभाष का, ठीक है. ही इज़ अ
डिड व्हाट ही डिड, मतलब, है ना. बट उसने एक लेटर में ना अपने बच्चे के बारे में लिखा है, विच जो मैं पढ़ा तो मैं काफ़ी टाइम तक सोचा कि उसने ऐसा लिखा होगा, एक डैड ने जो जिसके लिए बच्चा सब कुछ होता है. मैं वो पढ़ना चाहता हूँ. अब मुझे आपसे क्या हेल्प चाहिए कि अगर वो बच्चा ये टीवी में देखे, 4 साल का है, अभी इतना सेंस नहीं होगा उसको, बट आई एम प्रिटी श्योर वो ये पढ़ेगा व्हेन उसका क्यूरियोसिटी होगा. मैं चाहता हूँ उसके लिए फ्रॉम अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, हाउ शुड ही बी हैंडल्ड और हाउ शुड टॉक टू हिमसेल्फ. एक तो उसके फैमिली वाले उसको पेरेंट कैसे करें, 1 सेकेंड वो खुद को पेरेंट कैसे करें, उसमें इंसाइट चाहिए. बट मैं एक बार पढ़ देता हूँ उसके पापा ने क्या लिखा. ठीक है, उसके पापा ने लिखा, अतुल ने, कि when I first saw you, I thought that I could give my life for you any day, but sadly I'm giving my life because of you. I don't feel anything about you now except a tinge of pain sometimes. You just feel like a blackmail using which I'll be extorted more and more. I can sacrifice 100 sons like you for my father, and I can sacrifice 100 of me for you. So ये काफ़ी दर्द हार्श लाइन है मेरे हिसाब से. अभी वो जब बच्चा पढ़ेगा तो आपके हिसाब से उसके फैब्रिक में क्या क्या होगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन व्हेन ही. ये कब पढ़ता है बच्चा, उस पर एक तो डिपेंड करेगा. करेक्ट. और जब ये बच्चा पढ़ेगा तो उसके एनवायरनमेंट उसको इसके बारे में क्या बोलेगा, क्योंकि बच्चा अकेले तो है नहीं, स्टैंड अलोन तो है नहीं. उसकी मदर हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स होंगे जो भी इन्वॉल्व हैं सिचुएशन में. दे कैन से कि ये आपके फादर रॉन्ग थे, गलत थे, ये सारी बातें हैं. सब डिपेंड करता है कि उसको क्या बोला जाता है, या बोला जाता है कि डिपेंड कर, बिकॉज इट इज़ सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. व्हाट ही विल बी टोल्ड इज गोइंग टू मैटर ओवर हियर. यहाँ पे एक फैमिली है, एक सोसाइटी, एक सोशल मीडिया है, सब बोल रहे हैं. सब बोल रहे हैं, सब अब बोलेंगे, हम भी बोल रहे हैं. और आप सोचो अगर ये बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है, हाँ तो वो तो वही है ना. हाँ, आपको लगता है कभी उसके सामने कोई बात नहीं हो रही होगी इसके बारे हो रही में. होगी. कितना ही अवॉइड कर सकते हो आप, कितना ही प्रोटेक्ट कर सकते हो एक बच्चे को. और हम इसकी बात कर रहे हैं, वो डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स में क्या क्या देखा उस बच्चे ने, हमें नहीं पता. करेक्ट. किस तरह से क्या सिचुएशन, हमें तो इंटरनल कुछ पता ही नहीं है जो हम इस बारे में एक पॉइंट के बाद कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन. जब मैं एक पेरेंट से बात करती हूँ मुझे 1 घंटा लग जाता है सिर्फ समझने में वो सिचुएशन, इंसाइट्स मिलने के लिए. इसमें तो हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या है इसके अंदर. So for the child, it's a traumatic situation, definitely. It will be very difficult for him to understand how his father was. Should he blame him? Did he love him? Was it because of him? What he is told, will he start blaming himself because of that कि मेरे कारण ऐसा हुआ? तो can you imagine वो कितना बड़ा ट्रॉमा है? वो सब कुछ उसके साथ जाएगा आगे, और फिर वो कैसे उसको डील करेगा वो आगे है, क्योंकि अभी तो ही विल मेक मीनिंग ऑफ इट द वे हिज माइंड इज़ वर्किंग राइट नाउ. उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है आयुष, वो नहीं समझ सकता. आपको पता है हमारे बच्चे तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ सकते इस टाइम पे. हाइपोथेटिकल मतलब हमारे बच्चे 5-6 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक, एक्चुअली बिफोर एडोलेसेंस सिर्फ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. मतलब कि जो वो टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. आप चेयर समझ सकते हैं, टेबल समझ सकते हैं, लेकिन जब आप इमोशंस की बात करते हैं उनको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब वो फील करते हैं तो वो समझ सकते हैं. लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक ट्रॉमा. उनको नहीं ये समझ आता कि मेरे को ट्रॉमा हो रहा है, या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट्स है लाइक इंडिपेंडेंस. लेकिन माई पॉइंट ओवर हियर इज दैट वट एवर द चाइल्ड इज गोइंग टू गो थ्रू इज गोइंग टू बिल्ड हिज पर्सनैलिटी. इसको आगे अपने आप को डील करना पड़ेगा व्हेन दे विल स्टार्ट गेटिंग अवेयर. अब ये डिपेंड करता है किस एनवायरनमेंट में ये बच्चा आगे जाके भी रहेगा. The mother, I think, has been in police custody. So do you think it's wise to have experienced consultants to help the family for the kid? It's wiser, right? To have someone to take care. Yes, and I feel this child is losing both the parents right now, and it's a very difficult and complicated situation. But again, I will say, as a person, I'm a coach and I counsel parents. बहुत तरह की चीज़ें मेरे सामने आती. Children lose fathers, mothers at a very young age. उनके husbands या spouses आते हैं,
बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लोग आते हैं, मैं एक ही तरह से डील करती हूँ उसको. एक तो आई कैन नॉट हेल्प इफ़ आई गेट टू अटैच्ड, so we'll have to see the situation like that. And the second thing again, it is a difficult situation for the child, but the child signed up for it in his soul contract. So sometimes when we see difficult situations happening around us, we have to remember that maybe they had this contract कि मेरे basis पे वो कितना बड़ा केस हुआ कोलकाता वाला. It affected so many of us. The only way out of that thing, how I took myself out of it, was that this soul was so evolved that this soul made this contract कि मेरे बुनियाद पे दुनिया में मैं सबको जगाऊंगी. मैं I will go through this hard experience so that the world will become more aware. That will be my part to play. तो उन्होंने वो किया. जब हम इस तरह से देखते हैं ना, तो हम acceptance और surrender के साथ we start working towards what we have to. Very new way of looking at it for sure. Parallel में, the reason I'm taking these child वाला concepts is ताकि awareness फैले. आपने एनिमल मूवी देखी? आपका एनालिसिस क्या है एज अ पेरेंटिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑफ रणवीर कपूर का एनालिसिस क्या है एंड हाउ ही कुड हैव प्रिवेंटेड इट? पता है एनिमल मूवी कितना क्लियरली पेरेंटिंग की बात करती है और हार्श पेरेंटिंग, हार्ड पेरेंटिंग की बात करती है. ऐसी मूवीज़ के होने के बावजूद आयुष लोग कहते हैं कि हार्श पेरेंटिंग ही सही है. फिर भी लोग यही बोलते हैं. मुझे सबसे अमेजिंग बात लगती है क्योंकि आप देखो कितना क्लियर ये मूवी दिखा रही है कि आपको लगता है सिर्फ फिक्शन है. फिक्शन तो है ही है, बट मतलब पेरेंटिंग ट्रॉमा होता है. व्हेन पेरेंट्स आर हार्श, अगर पेरेंट अटेंशन नहीं दे रहा तो चाइल्ड अटेंशन लेने के लिए भागेगा, जो कि उसने किया. रणबीर कपूर ने यही किया. ही वांटेड द अटेंशन ऑफ द फादर. उसके कारण उसकी पर्सनालिटी कितनी चेंज होती रही. एंड सो द क्वेश्चन इज व्हाट, किस डायरेक्शन में आप मुझे लेके जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ दो तरीके से कि फर्स्ट कि मैं गलती से भी रणवीर कपूर जैसे और एलिमेंट्स क्रिएट ना कर दूं एज अ पेरेंट, 1 एंड 2 अगर मैं हो गया हूँ रणवीर कपूर जैसा कि अटेंशन का इशू है, तो हाउ कैन आई रीपेरेंट, हाउ कैन रणवीर कपूर रीपेरेंट हिमसेल्फ टू बी मोर नॉर्मल बोथ? देखो, सबसे पहले चलो रीपेरेंटिंग की बात करते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस ये सुन रही है, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर सकती है. अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जो हमें आज ऐसा कर रहा है, तो अगेन हम वापस एक चीज़ पे आएंगे कि हमें अवेयर होना पड़ेगा उस चीज़ को. फिर हमें देखना पड़ेगा हमारे कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली बिकमिंग अ बैरियर फॉर अस इन आवर लाइफ. हमें आगे सक्सेस के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, पर्सनल ग्रोथ में हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं. वो पैटर्न्स को हमको रिकग्नाइज करना पड़ेगा जो वहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज नाउ यू आर लुकिंग एट देम. फिर आपको उन पैटर्न्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. कैसे ब्रेक करना पड़ेगा वो पैटर्न्स? वी गेट गुड एट वॉट वी प्रैक्टिस. तो अगर आपको एक आदत है किसी चीज़ का, जो आपको ट्रिगर आता है, आप एकदम से अग्रेसिव हो जाते हो. जैसे रणबीर कपूर अग्रेसिव हो जाता था, तो वो अग्रेशन के ऊपर उसको वर्क करने के लिए ही विल हैव टू सी हिमसेल्फ डूइंग दैट एंड स्टॉप हिमसेल्फ, बिकॉज अग्रेसिव होके उस बिहेवियर की प्रैक्टिस हो गई है उसको. हर बार जैसे ही वो फीलिंग आई, दिस इज़ हाउ आई बिहेव, उसको कट करने के लिए आपको वो बिहेवियर कट करना पड़ेगा. आपको वो फीलिंग आई, आप अपना पैटर्न ब्रेक करो, आप रुक जाओ, आप फिर से रुको. पॉज ही तो हमारा सबसे बड़ा टूल है इस सिचुएशन में, क्योंकि उस सिचुएशन में आप और क्या कर सकते हो? उस सिचुएशन में जब आपको इतनी सारी फीलिंग्स है तो आप रैशनल थिंकिंग के साथ अपने आप को सॉल्व थोड़ी ना कर सकते हो, वो बाद में ही कर सकते हो. आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉज करोगे, वापस उस स्टेट ऑफ माइंड में आओगे जहाँ रैशनल थिंकिंग आएगी और आप शायद उसको सॉल्व कर पाओगे. सो प्रैक्टिस पॉज, एंड आई थिंक बेस्ट टूल्स टू प्रैक्टिस पॉज इज मेडिटेशन एंड जर्नलिंग. यू विल गेट बेटर एट इट. व्हेन अगर देखो, मैं अपने बच्चे के साथ, मेरा भी एक नेचर है, मेरे को चिल्लाने की बहुत अंदर से बहुत इजीली चिल्लाना आता है. माई मॉम यूज्ड टू shout a lot and she's a beautiful person, she's sitting outside, but she had a tendency of shouting at me. तो मेरा I can see वो सेम वर्ड, सेम टोन, सेम चीज़ें मेरे बेटे के लिए आती हैं, लेकिन कैसे मैं उसको ब्रेक कर रही हूँ? जैसे मैंने प्रैक्टिस वाली बात करी कि जब वो चीज़ मेरे अंदर आती है तो बिगनिंग में शायद मैं 2 लाइन बोल के रुक जाती थी. बेटा आप क्या कर रहे हो? मैं कितनी बार कह रही हूँ 1 सेकेंड, या बोलते बोलते मैं बोलूँगी मैं कैसे बात कर रही हूँ, मुझको ना 1 सेकेंड सैवीर, 1 सेकेंड बेटा. तो मैं अपने आप को प्रैक्टिस कराया
बिगनिंग में आपको वो पैटर्न ब्रेक करके वो चीज़ करना मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे यू विल गेट बेटर एट इट. इन द बिगनिंग में भी आप 10 में से शायद 2 ही बार वो पैटर्न ब्रेक कर पाओगे, फिर 4 बार आओगे, फिर 6 बार आओगे. तो प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज़ को अपने बिहेवियर में देखो तो दिस इज़ योर जर्नी, बट यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ. You'll have to be patient. Sometimes you will make mistakes. You will still follow the pattern. सबसे बड़ी बात पता है अवेयरनेस की क्या है, कि अब आप देख सकते हो अपने आप को. वो अनकंफर्टेबल होता है. पहले तो आपको लगता था मैं सही हूँ, अब आपको लगता है यार इतना तो सही नहीं लग रहा. वो कितना अनकंफर्टेबल है, वो भी फीलिंग को फेस करना पड़ेगा आपको. फिर आप ब्रेक करोगे अपने पैटर्न्स को. और स्ट्रेंथ भी तो थी ना एनिमल मूवी में. कितनी एक मुझे बात याद है एनिमल मूवी में, वो दिखाते हैं कि उसको एक ऐसी ऑपरेशन हुआ एंड ही वाज गोइंग टू डाई बट ही लिव्स. उसमें कितना डिटर्मिनेशन था, वो कितना जिद्दी था. अपने पापा की अटेंशन के लिए जितनी जिद थी उसने वो जिद हर जगह लगा दी. तो वो स्ट्रेंथ की तरह भी उसने यूज़ किया ना. अब हमको अपने आप को रिकग्नाइज करना है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है, हमारी क्या वीकनेसेस है. वी आर ऑल यूनिक इंडिविजुअल्स मेड विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नर्चर, एंड वी ऑल आर एम्पावर्ड इफ वी वांट टू बी. वेरी नाइस वे टू लुक एट इट. मान लो बेसिस योर एक्सपीरियंस, अगर हमें कुछ गवर्नमेंट को स्कूल्स के लिए कुछ करिकुलम बनाना है या स्कूल्स के लिए कोई नोटिस मैंडेट करना है, तो आपके कोई टॉप 3 मैंडेट्स या टॉप 3 पॉइंट्स जो आप स्कूल या गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए? हाँ, सिलेबस एंड करिकुलम वाइज? हाँ, इन जनरल नोटिस वाइज भी. मतलब मे बी मेक बच्चे नहीं कर सकते अगर लाइसेंस नहीं. आई डोंट नो, टू हार्श. क्या क्या? पेरेंटिंग लाइसेंस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, टू हार्श आई नो. नहीं, मैं पेरेंट्स के लिए बहुत कंपैशनेट हूँ, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हूँ. मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, चाहे वो कितना भी बच्चों को थप्पड़ भी लगा रहे हो, वो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं आयुष, इसीलिए वो आते हैं, इसीलिए वो थप्पड़ लगा रहे होते हैं. उनको हेल्प चाहिए, उनको कोई जजमेंट नहीं मैं दे रही. मैं कहूँगी प्लीज़ बस जाग जाओ, लुक एट योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ. गवर्नमेंट को मैं स्कूल्स के लिए कुछ चीज़ें बोलूँगी. सबसे पहले प्लीज़ अंडरस्टैंड चिल्ड्रन आर यूनिक. सब स्टैंडर्ड चीज़ से नहीं चल सकते. वो एक बहुत अच्छा मुझे नहीं पता कुछ लोगों ने देखा हो तो एक पोस्टर था जिसके अंदर बहुत तरह के एनिमल्स हैं. हाँ, फिश है और जिराफ है और पता नहीं कहाँ एलिफेंट है, सब हैं. और उसके अंदर एक मंकी भी है और कोई बैठा हुआ है जो कह रहा है आपका टेस्ट है कि इस पेड़ पे चढ़ना है. अब तो फिश तो वैसे ही हार गई, एलिफेंट वैसे ही हार गया, कौन जीता? सिर्फ मंकी. हम सिर्फ मंकी ही जिता रहे हैं. प्लीज़ डाइवर्स करिए. बहुत अर्ली एज पे बच्चों को बहुत प्रेशर दे रहे हैं हम. वो मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है. डाइवर्स करिए मतलब क्या? अपॉर्चुनिटीज डाइवर्स कीजिए. सबको एकेडमिकली नहीं. आज ही मैंने रील डाली है मार्क्स के ऊपर. 90% बच्चे ही आगे जाते हैं क्या? बहुत सारे तो 90% के बाद फेस करते हैं मेंटल हेल्थ, क्योंकि इतना प्रेशर ऑफ मार्क्स था उनको कि जब वो वहाँ से निकले तो वो लॉस्ट ही हो गए. तो इट्स नॉट ओनली हाई मार्क्स वाले सेफ हैं, ये कंपटीशन का जो एक है ना, वो इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है. और एकेडमिक प्रेशर 3 साल 4 साल पे राइटिंग करो, बच्चों को पढ़ाओ करो, वो मुझे बहुत नर्वस करता है. और ये मैं एज अ पेरेंट भी बोल रही हूँ, और मैं बहुत पेरेंट्स से बात करती हूँ. तो एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी अपडेटेड. कहाँ से बेंचमार्क लूँ? सीटी अगर दूँ गवर्नमेंट को तो कौन से कंट्रीज को बेंचमार्क लूँ? कहाँ पे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं? देखो, जापान की बहुत अच्छी बातें चल रही हैं आजकल. कंट्री जापान से लर्निंग्स लो, हाउ दे आर डूइंग. प्रैक्टिकली कितना बच्चों को सिखा रहे हैं. देखो, वो सिर्फ फोकस एकेडमिकली नहीं कर रहे हैं ना. हाइपर कस्टमाइज्ड सर्विस, एजुकेशन को हाइपर कस्टमाइज्ड सर्विस बनाओ, ना कि वन साइज फिट ऑल. कस्टमाइज थोड़ा तो होना चाहिए. देखो, है ना आजकल हम लोग IB बोर्ड की बात करते हैं. मुझे लगता है कि वहाँ पे मैंने अब तक जो सुना है कि बच्चों को उनकी पर्टिकुलर यूनिक क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं. वॉल्डॉर्फ, मॉन्टेसरी है एजुकेशन सिस्टम, लेकिन बहुत सारे एजुकेशन, बहुत मैसिव चंक ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं वो बहुत ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण 4-4 साल 5-5 साल वाले बच्चों को हाइपर एक्टिव हम लोग कह देते हैं. बस उनका नेचर अलग होता है, वो एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते. उनका पढ़ने का और सीखने का तरीका ही अलग होता है. दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग विच वी आर नॉट एबल टू मीट एंड वी आर ब्लेमिंग द चाइल्ड फॉर इट. ठीक है, चलो एक हो गया कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन in terms of having different sticks to measure talent. हाँ, let's have more diversity in terms of ranking and not put pressure on little children just to perform.
fair. So government should promote conscious parenting through schools, yeah, through whatever campaigns, right? Very interesting. We learned कितना कुछ, ठीक है. एक छोटा सा अगर आपको मैसेज देना है ना, फॉर लेट्स से 18 to 30 में, बेसिस योर लाइफ एक्सपीरियंस, योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्या क्या होगा? I would like to suggest people to start moving towards this self-awareness that we are talking about. Spirituality एक बहुत maybe not everyone takes it openly, तो मैं spirituality की जगह बोलूँगी spiritual science के बारे में पढ़ो. फ्यूचर उसी में, सक्सेस उसी में. चाहे मेडिटेशन कर लो, चाहे आप योगा कर लो, चाहे आप एफर्मेशंस की तरफ चले जाओ, आपको कोई अपने में ट्रॉमा लगता है थेरेपी की तरफ चले जाओ, वो भी एक डोर ओपन करेगा. बट अपने आप को ओपन करो, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सक्सेस इस जर्नी के थ्रू ही मिलेगा. जितना आप अपने आप को क्लियर करते जाओगे और अपनी सोल की पावर में टैप करते जाओगे. इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से इट, सम ऑफ देम मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ the ultimate path to success in this lifetime, at least I can see. क्योंकि तभी तो इतना, आप खुद देखो ना, लेवल सुपर माइंड की हम बात कर रहे हैं. मतलब आप 18 to 30 के लिए आपने ऐप बनाया है, क्योंकि 18 to 30 इसमें जा रहा है, इसीलिए बनाया है. मतलब कि ऑडियंस रेडी है. So you go in this direction. Very good. Thank you for in a way validating from your experience कि हम ठीक ही कुछ कर रहे हैं. Because I love these things. I Yeah. love it. I believe in it. चेंज तो होता है, मतलब बिल्कुल. पर पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर रहा हूँ कि व्हेन आई मीट पीपल ऑफ माय एज, एक थोड़ा सा तो डेल्टा है, एडवांटेज है, मतलब स्ट्रेस को हैंडल करने में, लाइफ को देखने में थोड़ा फ़ायदा तो है. पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं. फ़ायदा तो है यार. तो करो, गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज हाउ आई वुड पुट इट. सेल्फ ग्रोथ इज गोइंग टू टेक यू. कभी कभी आप जहाँ जा रहे हैं आप कहीं और ही चल जाएंगे. कुछ सोल पर्पस भी है हमारा. करेक्ट. वेरी गुड. अगर आपके पास आखिरी कुछ भी मैसेज है सबके लिए, वी कैन हियर दैट, एल्स वी कैन कंक्लूड. No, it was a pleasure to talk to you. You are very easy to talk to. I must say thank you so much, and thank you for asking me such insightful questions. It was a lovely experience. Yeah, same. We learned a lot about conscious parenting, childhood trauma. बहुत important है. इसके बारे में इतना इंटरनेट में नॉइस नहीं हो रहा है, राइट? गेबर मेट के बारे में हमने बात किया. आई थिंक वी बोथ लव हिम, Yes, I'm so glad. Yeah, so I hope this podcast creates, जिसको भी ज़रूरत है लाइफ में, this message reaches to them and it helps you in some form and capacity. Please share it with someone who you think this will add value, and please do connect with her. We'll put her credentials in the description, and अगर आपको कुछ भी हो, please reach out to her. I hope we were able to add real value in the conversation. Thank you so much.